दांडी यात्रा का कवरेज करने के लिए यहां पर पहुंचे कि सही तो मांग है, दिक्कत क्या है? विश्व की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और गांधी ने कुछ करों को कम करने की बात कही है। गांधी की मांग बिल्कुल वैध है और इस मांग को प्राप्त करने के लिए अगर गांधी आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उस पर विचार करने से मना कर दिया और एक बुजुर्ग, एक कमजोर, एक दुबले पतले आदमी को राजनीतिक यात्रा के लिए, दांडी यात्रा के लिए बाध्य होना पड़ा। उसका कवरेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार भी भारत आए हुए हैं। अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अभी हुई नहीं और इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिल चुकी है, इसको अंतर्राष्ट्रीय कवरेज मिल चुका है। यह गांधी का दाव था। और यहां पहुंचकर एक चुटकी भर नमक गांधी ने उठाया नहीं कि नमक कर का उल्लंघन हो गया। पूरी सरकार, पूरी सेना, विश्व की सबसे शक्तिशाली सरकार भी इस दुबले पतले गांधी को रोक पाने में नाकामयाब हो गई। यह जनता की विजय का प्रतीक था। गांधी की लोकप्रियता का सिर्फ भारत में ही नहीं, गांधी की अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का कारण था कि विश्व की सबसे शक्तिशाली सरकार भी इस दुबले पतले महात्मा गांधी को रोक पाने में असमर्थ हो गई। यह गांधी के विजय का प्रतीक था, यह भारत की विजय का प्रतीक था और यह महात्मा गांधी की रणनीति थी और यह महात्मा गांधी का सहज दांव था, जिसके आगे आंदोलन प्रारंभ होने के पहले ही ब्रिटिश सरकार पराजित हो चुकी है। कोई विरोधाभास नहीं है इसमें, ना तो आंतरिक रूप में कोई विरोधाभास है, ना ही बाह्य रूप में कोई विरोधाभास है। लेकिन आप लिखेंगे तब तो, आप तो कहानी लिखते हैं और कहानी गढ़ते हैं। आपको बेहतर अंक कैसे मिले, इस विषय पर जब तक आप बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत गहनता पूर्वक विचार विमर्श नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एक नई पद्धति पर, एक नए स्टाइल से, एक नई शैली में जब आप अपना उत्तर लेखन नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा और क्यों मिलना चाहिए आपको मार्क्स? और इसके पश्चात जब चुटकी भर नमक उठी तो संपूर्ण देश में विविध रूपों में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। आपको बतलाना है कि बंबई में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में, इमाम साहब के नेतृत्व में किस तरह से मजदूरों ने हड़तालें आयोजित की, धारसान सत्याग्रह का आयोजन हुआ। नॉर्थ वेस्ट में फ्रंटियर गांधी कहलाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो रेड टी शर्ट मूवमेंट किया, लाल कुर्ती आंदोलन किया, वह कैसे था। रानी गोंडिल्यू ने मणिपुर में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो प्रभात फेरी था, मंजरी सेना था और बानड़ी सेना था, मतलब आंदोलन के विविध तरीके, विविध रूप जो हैं वो दृष्टिगोचर हुए हैं। इस पूरे दौरान में बिहार में क्या कुछ हुआ वो भी आप बतला सकते हैं। और बतलाते हुए जो है ये आपको पैराडॉक्स जो है उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो इस तरीके से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप ये प्रूव करेंगे कि गांधी की जो लोकप्रियता है और गांधी का जो मूलभूत सिद्धांत है और गांधी ने जो जन आंदोलनों पर अंकुश लगाई है, इस सब में कोई विरोधाभास है नहीं। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का तेजी से प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो गया, तब ब्रिटिश सरकार ने गांधी से समझौते का प्रयास किया। गांधी इरविन पैक्ट हो गया। बहुत लोग इसकी आलोचना करते हैं,
महात्मा गांधी इस बात पर सहमत हो गए कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लंदन आएंगे। और राजपूताना जहाज पर चढ़कर महात्मा गांधी लंदन के लिए रवाना भी हो गए। और जब भारतीय प्रतिनिधि मंडल जब लंदन में पहुंचा तो गांधी की एक झलक पाने के लिए खुद ब्रिटेन के लोग बेताब हो रहे थे। लोगों में फुसफुसाहट हो रही थी कि भाई गांधी इनमें से है कौन जो ब्रिटिश सरकार को भी, इतनी शक्तिशाली सरकार को भी झुकने के लिए बाध्य कर देता है। उसी फुसफुसाहट के बीच, विस्परिंग के बीच लोगों ने यह कहा कि सबसे पीछे बिल्कुल ही कमजोर, दुबला पतला, जिसके पीठ और पेट दोनों एक हो गए हैं, आधा शरीर वस्त्र धारण किया हुआ है और आधा शरीर नंगा है। कहा भाई ये तो नंगा फकीर है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। कहते हैं कि गांधी की काया में ही गांधी की माया थी। आप नहीं समझे इस बात को अभी तक। अर्थात गांधी का जो बाह्य स्वरूप था, गांधी क्यों आधा वस्त्र पहनते थे, गांधी क्यों आधा पेट खाना खाते थे, क्योंकि भारत की जनता को भी आधा वस्त्र ही नसीब होता था और आधा पेट ही खाना नसीब होता था। इसलिए गांधी साधन संपन्न होते हुए भी आधा पेट ही खाना खाते थे और आधा शरीर ही वस्त्र पहनते थे, क्योंकि गांधी की जो यह काया थी, गांधी का जो यह वेशभूषा था, यह अंग्रेजों के द्वारा भारतीय शोषण की तस्वीर को स्पष्ट कर रहा था। अंग्रेजी उत्पीड़न, अंग्रेजी अत्याचार को स्पष्ट कर रहा था। अर्थात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन को लेकर गांधी ने एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। खुद ब्रिटेन में महात्मा गांधी अत्यधिक लोकप्रिय हुए और लोगों को लगा कि भाई ये आधा नंगा फकीर है, अगर यह कुछ मांगता है तो इसको दे देना चाहिए। और मैं आपको बतलाऊं कि वहां की लेबर पार्टी की सरकार कांग्रेस के द्वारा, गांधी के द्वारा जो आंदोलन हो रही थी, जो मांगे की जा रही थी, उस मांगों के समर्थन में थी। और 1947 में भी जो भारत को स्वतंत्रता मिली है, वह लेबर पार्टी के चुनाव में जीत के कारण ही संभव हो पाई थी। तो इस तरीके से जो है गांधी की जो यह लोकप्रियता है, यह सिर्फ भारतीय जनता में ही उनकी अनोखी लोकप्रियता नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व भर में गांधी अपने इसी मूलभूत सिद्धांतों, आंदोलन की मूलभूत शैली, अपने मूलभूत रणनीति, दावपेच की सहज प्रवृत्ति के कारण गांधी न सिर्फ भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में ही अत्यधिक लोकप्रिय नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में मात्र एक नेता की ही स्टैच्यू लगी हुई है और वह नेता महात्मा गांधी है। आपको पता है ये बात या नहीं पता है? संयुक्त राष्ट्र संघ में सिर्फ एक नेता की स्टैच्यू है और वह महात्मा गांधी है। जब भी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का प्रारंभ होता है तो महात्मा गांधी को याद करते हुए वह सम्मेलन प्रारंभ होता है, प्रत्येक वर्ष प्रारंभ होता है और लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं कि शांति के दूत महात्मा गांधी थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य भी अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करना था। इसीलिए शांति के इस दूत को, शांति के इस प्रोफेट को पूरे विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिया है। और आज भारत की पहचान गांधी के रूप में भी की जाती है। इसमें हमें तो कोई विरोधाभास ना तो आंतरिक रूप में दिखती है, ना ही बाह्य रूप में दिखती है। ना तो भारत में कोई विरोधाभास दिखता है, ना ही विदेशों में कोई विरोधाभास दिखता है। जिस व्यक्ति ने
अंग्रेजों के विरुद्ध इसलिए अहिंसात्मक संघर्ष किया क्योंकि उस व्यक्ति का यह मानना था कि हम मानव की प्रतिष्ठा, मानव की गरिमा और मानव की स्वतंत्रता और मानव के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंग्रेज भी मानव है, अंग्रेजों से हमारा कोई विरोधाभास नहीं है, सिर्फ हमारा सैद्धांतिक विरोधाभास है, सिर्फ हमारा नैतिक विरोधाभास है। हम चाहते हैं कि वे भी हमारे अधिकारों को स्वीकार करें और हम हिंसात्मक आंदोलन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। अर्थात जो व्यक्ति अपने प्रतिपक्षी के अधिकारों के लिए भी सजग और सतर्क है, वह व्यक्ति न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त करता है और इसमें हमें कोई विरोधाभास नजर नहीं आता है। कुछ इस दृष्टिकोण पर आपका कंक्लूजन होगा। बात आई समझ में? तो थोड़ी देर के लिए मुझे विराम दीजिए, फिर मैं तीसरे क्वेश्चन की पर चर्चा करूंगा। निकिता।